दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ महीनों से चल रही गहमा गहमी को आप सभी ने सुर्खियां बनते देखा होगा। इस उत्सुकता का कारण भी कुछ ऐसा था। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC ने स्टॉक मार्केट में एंटर करने का फैसला जो किया था 2021-22 बजट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी कि PSUs के डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन से 1.75 लाख करोड़ रुपए का एम्बिशियस टारगेट अचीव करने के लिए सेट किया था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अनुसार डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट का मेजॉरिटी हिस्सा LIC में गवर्नमेंट स्टेक को सेल करके अचीव किया जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव के साथ गवर्नमेंट ने LIC के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO 4 मई 2022 के दिन आम जनता के लिए ओपन किया था। IPO का मतलब होता है वो प्रोसेस इसके माध्यम से प्राइवेट कॉर्पोरेशन के शेयर्स न्यू स्टॉक इश्यूएंस के थ्रू कॉमन पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं। कॉमन पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदती है जिसकी मदद से कंपनी अपने कैपिटल को रेस करके उसे और ग्रो कर पाती है। IPO में इंटरेस्टेड पब्लिक इन्वेस्टर्स को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसके बाद कंपनी के शेयर्स ओपन मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। इन्हीं शेयर्स को इन्वेस्टर्स सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग में भी दोबारा सेल कर सकते हैं। खैर क्या आप जानते हैं LIC का IPO ऑफर इतना ह्यूज था कि इसे देश का बिगेस्ट पब्लिक ऑफर कंसीडर किया जा रहा है। गवर्नमेंट द्वारा LIC के लगभग 21,000 करोड़ रुपए के 3.5% ऑफ कंपनी शेयर्स 6 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ पब्लिक को ऑफर किए गए हैं। वैसे तो रशिया यूक्रेन वॉर और बढ़ते ऑयल प्राइसेस के कारण सरकार को अपना स्टॉक शेयर 5% से 3.5% करना पड़ गया था। दिलचस्प बात यह है कि 4 मई को ओपनिंग के बाद LIC IPO को पब्लिक ने मैसिव रिस्पॉन्स के साथ फुली सब्सक्राइब्ड कर लिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार IPO के लास्ट दिन यानी 9 मई 2022 को IPO 2.95 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया था, जिसके कारण गवर्नमेंट ईजिली 21,000 करोड़ रुपीस के टारगेट को मोबिलाइज कर पाई है। लगभग 16.2 करोड़ शेयर के अगेंस्ट 47 करोड़ के करीब बिड्स रिसीव हुए थे। अब बिडर्स को मई 12 को शेयर्स एलोकेट होंगे और फाइनली मई 17 को ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे, जिसके बाद इन्वेस्टर्स इन शेयर्स में ट्रेड कर सकेंगे। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर LIC के इतनी बड़ी कंपनी बनने के पीछे की क्या कहानी है? क्या आपने कभी सोचा अगर LIC का 3.5% स्टेक 6 लाख करोड़ के करीब का है तो इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन कितनी होगी? इसकी पॉलिसीज बाय करने वाले पॉलिसी होल्डर्स इसमें कितना इन्वेस्ट करते हैं कि इसे देश की लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी माना जाता है? आखिर LIC की स्थापना कब हुई और किस तरह इसने करोड़ों भारतीयों के दिल में अपनी जगह बनाई, जिन्होंने इसे इतने सालों बाद भी मल्टी करोड़ कंपनी की कैटेगरी में रखा हुआ है? दोस्तों इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से LIC की रोमांचक यात्रा पे लेके चलेंगे। हम LIC की कहानी के साथ साथ उसके चैलेंजेस से संबंधित कुछ जानकारी भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इससे जुड़े सवाल GS3 के इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों आप सबके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट और यूजफुल खबर है और वो ये कि स्टडी IQ ने आप सबके लिए लॉन्च किया है स्टेट PCS का एक नया YouTube चैनल, जहां पे ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको मिलेंगी स्टेट स्पेसिफिक स्पेशल क्लासेस। और इस मौके को और भी खास बनाने के लिए आपको स्टडी IQ के विभिन्न स्टेट PCS एग्जाम के कोर्सेज पे नए चैनल के लॉन्च होने के उपलक्ष्य में मिल रहे हैं स्पेशल ऑफर्स, जिनको आप हमारी वेबसाइट और ऐप के थ्रू अवेल कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी अगर आप एडेड डिस्काउंट चाहते हैं तो आदर्श 33 कूपन कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। और अपनी PCS की तैयारी को और पुरजोर करने के लिए स्टडी IQ PCS को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा पॉलिसी एक व्यक्ति और एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बीच किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर यानी कस्टमर को मंथली फीस, जिसे प्रीमियम कहा जाता है, उसके एवज में डेथ जैसी अनफॉर्चुनेट इवेंट के दौरान फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है। इंडिया में मॉडर्न फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंग्लैंड द्वारा 1818 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जब कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत की फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में स्थापित हुई। उसके बाद और भी कई कंपनी शुरू हुई, लेकिन सारी इंश्योरेंस कंपनीज केवल यूरोपियन कम्युनिटी का ही जीवन बीमा करती थीं। बाबा मोतीलाल सील जैसे रिनोड पर्सनालिटीज़ के प्रयास से फॉरेन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने कुछ सालों बाद
इंडियन लाइव्स को भी इंश्योर करना शुरू किया। लेकिन इंश्योरेंस प्रोसीजर के दौरान इंडियंस को सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जाता था और उन पर एक्स्ट्रा हैवी प्रीमियम्स चार्ज किए जाते थे। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ने वर्ष 1870 में पहली भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत की और नॉर्मल रेट्स पे इंडियन लाइफ्स को इंश्योर करना शुरू किया। 20वीं सदी के पहले 2 दशकों में इंश्योरेंस बिजनेसेस तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया, जहां 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में 44 कंपनीज 22.44 करोड़ रुपीस के इंश्योरेंस बिजनेसेस रन कर रही थीं। वहीं 1938 आते आते कंपनीज की संख्या 176 तक पहुंच गई, जिनका टोटल बिजनेस इन फोर्स अब 298 करोड़ रुपीस हो चुका था। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज प्राइवेट थीं, जिनका लाभ केवल अर्बन राइस इंडियंस उठा पा रहे थे। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब हालात कुछ ऐसे थे कि 6 से 8 मेंबर्स वाली फैमिली में केवल 1 या 2 लोग ही ब्रेड विनर्स थे, यानी उन 1 या 2 लोगों पे पूरी फैमिली निर्भर रहती थी। ऐसे में अगर उस सदस्य की मौत हो जाती तो पूरा परिवार गरीबी का शिकार होकर बिलो पॉवर्टी लाइन में शामिल हो जाता था। इसके अलावा इंडिया में उस समय मलेरिया, कॉलरा और टाइफाइड जैसी बीमारियों के कारण मोर्टेलिटी रेट्स भी बहुत हाई थे। इसलिए भारत सरकार ने इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सपैंड करने का इरादा किया ताकि गांव-गांव और हर घर तक जीवन बीमा पहुंचाया जा सके और अर्निंग मेंबर की मौत के कारण परिवारों को गरीबी ना देखनी पड़े। इसके अलावा 200 से भी अधिक इंश्योरेंस कंपनीज होने के कारण कंपटीशन का लेवल इतना हाई था कि इंश्योरेंस बिजनेसेस अनफेयर तरीके से प्रैक्टिस किए जाने लगे। इसे रोकने के लिए और लाइफ इंश्योरेंस को रूरल एरियाज तक एक्सपेंड करने के लिए भारत सरकार ने इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज करने का फैसला किया। 19 जनवरी 1956 के दिन इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइज कर दिया गया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 19 जून 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और 1 सितंबर 1956 के दिन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC वजूद में आया। LIC लगभग 245 इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके क्रिएट की गई एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, जो अपने शुरुआती दिनों से ही लाइफ इंश्योरेंस की जायंट कंपनी मानी जाती रही है। एस्टैब्लिशमेंट के कुछ सालों बाद लोगों की सुविधा और अपने ऑपरेशंस को आसान बनाने के लिए LIC को रीऑर्गेनाइज और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक ब्रांच ऑफिस खोलने का डिसीजन लिया गया। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद बड़ी मात्रा में देश भर के कई हिस्सों में न्यू ब्रांच ऑफिसेज ओपन होते हुए नजर आए। अब सर्विसिंग फंक्शंस ब्रांचेस को ट्रांसफर किए जाने लगे, जिसके कारण कॉरपोरेशन की परफॉर्मेंस में काफी सुधार भी देखा गया। 1957 से 1986 तक के 30 सालों में कंपनी का बिजनेस 200 करोड़ रुपीस से 7,000 करोड़ रुपीस पहुंच गया। इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए सरकार ने 1994 में उस समय के RBI गवर्नर मिस्टर RN मल्होत्रा के नेतृत्व में एक कमेटी सेटअप की। कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे अप्रैल 2000 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IRDA एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट और डेवलप करना था। इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों शामिल थे। जनरल इंश्योरेंस से संबंधित हम आपसे एक नए वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में LIC की मोनोपोली को रिमूव करते हुए 1999 में ही प्राइवेट कंपनीज को इंश्योरेंस फील्ड में एंटर करने का मौका दिया गया और फॉरेन कंपनीज भी 26% ओनरशिप हासिल कर सकती थीं। 2000 के बाद से हेल्दी कंपटीशन के साथ इंश्योरेंस सेक्टर में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। LIC आज भी एक ह्यूज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में हमें नजर आता है, जिसके साइज और वैल्यूएशन को हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2017 तक LIC 2048 फुली कंप्यूटराइज्ड ब्रांच ऑफिसेस, 113 डिविजनल ऑफिसेस, 8 जोनल ऑफिसेस, 74 कस्टमर जोन्स, 1546 सैटेलाइट ऑफिसेस और एक कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा अपने फंक्शंस को कैरी आउट करता है। सैटेलाइट संपर्क ऑफिसेस इजी एक्सेस के लिए रेसिडेंशियल एरियाज के पास लोकेटेड हैं। माना जाता है कि सैटेलाइट ऑफिसेस के डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स भविष्य में सर्विसिंग और अन्य कई सुविधाएं किसी भी जगह प्रदान करने में मदद करेंगे। LIC ने शहरों में ऑनलाइन प्रीमियम कलेक्शन फैसिलिटी प्रदान करने के लिए कुछ बैंक्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी कोलैबोरेट किया है, जिससे कस्टमर्स को प्रीमियम पेमेंट के लिए लंबा सफर ना करना पड़े। LIC के ATMs ने प्रीमियम पेमेंट फैसिलिटी को भी ग्राहकों के लिए कन्वीनियंट बना दिया है। इसके करीब 1.3 मिलियन एजेंट्स हैं जो इसकी पॉलिसीज कॉमन पब्लिक को सेल करते हैं। इंश्योरेंस रिफॉर्म्स के बाद ICICI, SBI और HDFC जैसे बैंक्स और अन्य प्राइवेट कंपनीज ने इंश्योरेंस में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने की कोशिश तो की है,
लेकिन एलआईसी की लोकप्रियता भारतीयों के मन में कुछ इस तरह बसी है कि रिफॉर्म्स के लगभग 23 ईयर्स के बाद भी एलआईसी मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर के साथ लीडरशिप पोजीशन बनाए हुए है। स्टैटिस्टिक्स की पॉपुलर वेबसाइट स्टैटिस्टा के अनुसार 2021 तक एलआईसी के पास फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंश्योरेंस सेक्टर के कुल बीमा प्रीमियम का लगभग 64% मार्केट शेयर था। इतना ही नहीं, फिजिकल ईयर 2020 में एलआईसी के पास अराउंड 3.8 ट्रिलियन रुपए के रिटर्न प्रीमियम्स मौजूद थे। रिटर्न प्रीमियम्स उस टोटल अमाउंट को शो करते हैं जिन्हें कस्टमर्स द्वारा अपने एक्टिव पॉलिसीज के लिए पे करने होते हैं। यही कंपनी का मेजर रेवेन्यू भी होता है। इसका यही ह्यूज मार्केट साइज एलआईसी को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कंपनी बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अराउंड $507 बिलियन एसेट के साथ न केवल एलआईसी दुनिया का 8th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर माना जाता है, बल्कि इसका एसेट बेस कई देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा बड़ा है। इतना ही नहीं, अपने एसेट बेस के द्वारा ये इंडिया की जीडीपी में 15% से भी अधिक कंट्रीब्यूट करता है। रिसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के फर्स्ट हाफ के दौरान एलआईसी के वेरियस प्लान्स में नियरली 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स ने 37.72 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसके माध्यम से एलआईसी ने इस दौरान 1437 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट भी अर्न किया है। एलआईसी अपने कस्टमर्स को वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें डेथ और इलनेस के अगेंस्ट कवर हुए सेविंग्स प्रोडक्ट शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए टर्म इंश्योरेंस और पेंशन प्लान्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देश का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर होने के अलावा एलआईसी स्टेट एंड सेंट्रल सिक्योरिटीज और स्टॉक मार्केट में मैसिव इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे एलआईसी अपनी ग्रोथ और कैपिटल सपोर्ट को इंक्रीज कर पाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि 66 ईयर्स के बाद भी एलआईसी अपनी विशालता को किस तरह बरकरार रख पाया है। क्यों एलआईसी का ये स्लोगन जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, आज भी लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने में सफल हो पाया है। चलिए अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एलआईसी की कामयाबी के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है एलआईसी एजेंट्स का एक बड़ा नेटवर्क। एलआईसी एजेंट्स वो लोग हैं जो एलआईसी के अंडर इंडिपेंडेंटली काम करके लोगों को उनकी नीड के हिसाब से एलआईसी पॉलिसीज सेल करते हैं और एलआईसी के नेटवर्क को एक्सपैंड करते हैं। एलआईसी की स्थापना के बाद इन्हीं एजेंट्स के द्वारा एलआईसी गांव और बस्तियों में पहुंचने में सफल हो पाया है। एक व्यक्ति इंटरव्यू, ट्रेनिंग और एक बेसिक लेवल के एग्जाम के बाद ईजिली एलआईसी का एजेंट बन सकता है। एजेंट्स कंपनी के विकास और देश के दूर दराज कोनों में विश्वास बनाने और सेविंग्स कल्चर बिल्ड करने के मिशन में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। इनफैक्ट उन्हें इंडिया के सोशल फैब्रिक का एक अहम हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में एलआईसी एजेंट्स ही थे जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हुए रूरल और रिमोट एरियाज में एलआईसी बीमा के बारे में लोगों को एजुकेट किया, उनके बीच जागरूकता फैलाई और उन्हें जीवन बीमा में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस भी किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हीं की बदौलत एलआईसी मल्टी करोड़ बिजनेसेस बिल्ड करने में कामयाब हो पाया है। आज लगभग 1.3 मिलियन एजेंट्स एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं, जो बाकी प्राइवेट कंपनीज के एजेंट्स की तुलना में कहीं ज़्यादा हैं। इसके अलावा एलआईसी ने अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी एफिशिएंट तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। एम्प्लॉयज़ में एम्पैथी यानी हमदर्दी की वैल्यू इंक्यूलेट की गई है, ताकि वो कस्टमर्स की परेशानी को समझते हुए उनसे ना तो इम्पोलाइटली बात करें और ना ही उनके क्लेम्स अप्रूव करने में कोई डिले करें। इस पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस के कारण एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर्स को रिटेन कर पाता है। एलआईसी ने हमेशा ये भी सुनिश्चित किया है कि वो अपने हर कस्टमर का इंश्योरेंस क्लेम टाइम से अदा कर दे। यही कारण है कि एलआईसी क्लेम सेटल करने में बेहतरीन परफॉर्म करता आया है। 98.62% के क्लेम रिकॉर्ड के साथ एलआईसी कस्टमर्स के साथ एक ऐसा अटूट रिश्ता बनाता हुआ नजर आया है, जहां इंश्योरेंस का नाम आता है वहां जुबान पे एलआईसी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। एलआईसी ने बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने में भी एफर्ट्स लिए हैं। बिगनिंग में जब एलआईसी के ब्रांचेस और जोनल ऑफिसेज कुछ ही जगहों पे मौजूद थे, तब क्लेम अप्रूवल के प्रोसीजर्स में काफ़ी समय बर्बाद हो जाता था। तब एलआईसी ने डिसेंट्रलाइजेशन प्रोविजन को अडॉप्ट करते हुए देश भर में अपने जोनल और ब्रांच ऑफिसेज की संख्या बढ़ाने का फैसला किया, जिसके कारण क्लेम सेटलमेंट को बूस्ट मिला और काम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती हुई नजर आई। इसके अलावा एलआईसी ने अपने एम्प्लॉयज़ को न्यू टेक्नोलॉजीज में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। एलआईसी अपने न्यू पॉलिसीज भी कस्टमर की फीडबैक को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करता है। माना जाता है कि एलआईसी ने
न केवल लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड फर्म्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट को भारी नुकसान से बचाया है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में रेलवेज, रोड और पावर जैसे फंड की कमी वाले क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट की मदद भी की है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में LIC ने रेलवेज में 1.5 लाख करोड़ तक इन्वेस्ट किए थे और 2018 में इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 26,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके रेलवेज की मदद की थी। पर क्या कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना LIC के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो पाया है? रिपोर्ट्स के अनुसार LIC को कुछ इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपयों का नुकसान भुगतना पड़ा है। आइए अपने अगले सेक्शन में इन लॉस पे एक नज़र डालते हैं और साथ में LIC के सामने मौजूद कुछ और चैलेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्रिटिक्स का मानना है कि LIC को सरकार द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है, जिसके कारण LIC की लिमिटेड ग्रोथ हो पाती है। पास्ट ईयर्स में LIC को लॉस मेकिंग फर्म्स में इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के तहत करना पड़ा था। 2013 में LIC ने ज़ाइलॉग सिस्टम्स, कोर एजुकेशन और गीतांजलि जेम्स जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, लेकिन कुछ महीने बाद ही इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस 85% तक क्रैश हो गए, जिससे LIC को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इनफैक्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि LIC ने ऐसे स्टॉक्स पे एक्वायर किए हैं जिनके वैल्यूएशंस काफ़ी लो हैं। इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस की एक एनालिसिस के अनुसार मार्च 2018 तक 329 कंपनीज में, जिनमें LIC की 1% से अधिक हिस्सेदारी थी, उनमें से कम 45 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने या तो कोई रेवेन्यू अर्न नहीं किया था या फिर लगातार पिछले 3 सालों से लॉस में जा रही थी। इन 45 कंपनीज के एनालिसिस से ये बात भी सामने आई थी कि इनमें से 25 कंपनीज में LIC की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 3,873 करोड़ से गिरकर 780 करोड़ रुपीस हो गई है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के पैसे पॉलिसी होल्डर्स यानी आम जनता के होते हैं, इसलिए कई क्रिटिक्स का मानना है कि अगर LIC को ऑटोनॉमी दी गई होती तो LIC प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स में इन्वेस्ट करके लोगों के पैसों के साथ इस तरह लॉस का बिजनेस नहीं करती। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से LIC की डिसीजन मेकिंग और रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे भी असर पड़ता है। LIC का अपने एजेंट्स पे ओवर डिपेंडेंट रहना LIC के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। जहां दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज न्यू टेक्नोलॉजीज और डिजिटलाइजेशन के थ्रू कस्टमर्स को कन्वीनियंट सर्विस प्रोवाइड कर पा रही हैं, वहीं LIC एजेंट्स के ट्रेडिशनल मेथड के कारण LIC यंग अर्बन पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। IPO के लिए अप्लाई करते समय LIC ने यह भी बताया था कि 31 मार्च 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक उसके एक्टिव एजेंट्स की संख्या में 3.60% की कमी मुख्य रूप से कोविड-19 के कारण थी, जिसने उसके एजेंट्स की प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी को लॉकडाउन्स और सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स के कारण काफ़ी प्रभावित किया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ओन्ड होने के कारण LIC अन्य इंश्योरेंस फर्म की तुलना में एडवर्टीजमेंट और कंटेंट क्रिएशन की क्वालिटी पे भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया है, जिसके कारण वो पोटेंशियल कस्टमर्स लूज कर देता है। दोस्तों, इन चैलेंजेस के बावजूद भी गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाने के कारण LIC में लोगों ने हमेशा अपना विश्वास दिखाया है। अन्य प्राइवेट कंपनीज के मुकाबले LIC अपने प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों के लिए काम करने को अपना मेन ऑब्जेक्टिव समझता है। एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि LIC के पास इंडिया की यंग पॉपुलेशन में एक्सपैंड करने का अभी काफ़ी स्कोप है। क्राइसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 तक इंडिया का $16.5 ट्रिलियन का प्रोटेक्शन गैप LIC के स्कोप को इंक्रीज कर देता है। एक अनफॉर्चुनेट इवेंट के दौरान जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं और जितने रिसोर्सेज की आपको आवश्यकता है, उसके डिफरेंस को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप कहते हैं। इंडिया का प्रोटेक्शन गैप एशिया पैसिफिक नेशंस में वन ऑफ द हाईएस्ट माना जाता है और इसीलिए यहाँ LIC नीडेड रिसोर्स को प्रोवाइड करने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा यंग एजेंट्स को रिक्रूट करके LIC मिलेनियल जनरेशन को अट्रैक्ट करने की भी भरपूर कोशिश कर रहा है। डिजिटल सॉल्यूशंस को और एक्सपैंड करने के लिए IIFL फाइनेंस कंपनी की रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि LIC बड़े पैमाने पर ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का फायदा उठा सकती है। रिपोर्ट्स में LIC को सलाह भी दी गई है कि वो न्यू प्रोडक्ट्स को ऑफर करने और न्यू जनरेशन के कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे हैवली इन्वेस्ट करे। आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए उम्मीद जताई जा रही है कि LIC अपने शॉर्ट कमिंग्स को एड्रेस करके अपने ओल्ड चार्म को वापस लाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, ये थी स्टडी IQ की तरफ से आपके लिए LIC की केस स्टडी, जिसमें हमने उसकी हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए उसके मैसिव साइज और उसके चैलेंजेस को डिस्कस किया।
जैसे कि इस वीडियो के पहले भाग में आपको बताया गया कि यूपीएससी मेंस के हिसाब से इस टॉपिक की काफ़ी रेलेवेंस है, इसलिए उससे जुड़ा एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। और आपका सवाल है, ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ LIC, मेंशन हाउ इट इज मेंटेनिंग इट्स रेलेवेंस इन अ डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।